पढ़ते हैं पत्र मुद्रा का निर्गमन। भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर ऊपर के समस्त नोट जारी करता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में अक्टूबर 1956 से पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई है, जिसके अनुसार 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि आरबीआई के पास सरकार को रखनी पड़ती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां होना आवश्यक है। साख पर नियंत्रण। आरबीआई निम्नलिखित तरीके से साख पर नियंत्रण स्थापित करती है: बैंक दर, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य व्यापारिक पत्रों को खरीदता है या पुनर्कटौती करता है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तो वह बैंक दर बढ़ा देता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हर बैंक को अपनी जमा राशि का कम से कम 3% और अधिक से अधिक 15% आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में CRR का दर 4.25% है। विद्यार्थियों, करंट का क्वेश्चन करंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब जो एग्जाम आपको देना होगा उस हिसाब से प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1949 के अनुसार हर बैंक को एक निश्चित अनुपात में सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर आरबीआई इन बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान में SLR 23% है, जो कि आपको करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। रेपो रेट। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को कम समय के लिए उधार देती है। रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों से स्वयं उधार लेती है। मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ साधारणतः देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने से लगाया जाता है। प्रोफेसर इविट के अनुसार जब किन्हीं कारणों से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य।
भुगतान असंतुलन में सुधार करना, आयात को हतोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति बनाए रखना। भारतीय रुपये का अवमूल्यन। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया था, जिससे रुपये की कीमत 20% कम हो गई थी। मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर व सेंट की तुलना में किया गया था। साख। साख शब्द आंग्ल भाषा के क्रेडिट शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के क्रेडो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आई बिलीव, अर्थात मैं विश्वास करता हूँ। वालरस के अनुसार पूंजी के उधार देने की क्रिया साख कहलाती है। साख के आधार: विश्वास, साख की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र, ऋणी की संपत्ति, भुगतान करने की क्षमता। साख पर साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। साख पत्रों का आशय ऐसे साक्ष्य एवं प्रमाण पत्रों से है जिसके आधार पर साख अथवा ऋण का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र। चेक। चेक लेखक के हस्ताक्षर युक्त शर्त रहित एक लिखित आज्ञा पत्र है, जिससे किसी बैंक विशेष को यह आज्ञा दी जाती है कि उसमें लिखित व्यक्ति को या आदेशानुसार किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। चेक एक विनिमय पत्र है। चेक के प्रकार: वाहक चेक, आदेश युक्त चेक, रेखांकित चेक, खुला चेक। विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित पत्र है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति या संस्था को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसकी आज्ञा अनुसार अन्य व्यक्ति को या उस पत्र के वाहक को मांगने पर दे दे। सरकारी हुंडी। कोषागार पत्र को सरकारी हुंडी भी कहते हैं। ये सरकार द्वारा जारी की जाती है। इनकी अवधि प्रायः 3, 6, 9 या 12 महीना होती है। इसके बाद सरकार इसका भुगतान कर देती है। ये पत्र प्रायः अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए ही जारी की जाती है। ऋण पत्र, डिवेंचर्स। ऋण पत्र एक ऋण की अवधि हेतु लिखित स्वीकृति होती है, जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित रहती है। इसमें एक निश्चित तिथि पर मूलधन के शोधन तथा एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान देने का अनुबंध होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ऋण पत्र में कंपनी का ऋण स्कंध, स्टॉक, बॉन्ड या दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं। ऋण पत्रों से लाभ: कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए पूंजी प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अत्यधिक ऋण पत्र निर्गमित करके
कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ा सकती है। इसमें निवेशकों को निवेश करने में कोई जोख या रिस्क नहीं होता है। मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति दो प्रकार की होती है, चलन मुद्रा, बैंक जमाएं। चलन मुद्रा। चलन मुद्रा में सभी कागजी नोट एवं धात्विक सिक्के शामिल किए जाते हैं। मुद्रा चार प्रकार की होती है, M1, M2, M3, M4। M1 जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस RBI के पास जमा। M2 M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमा। M3 M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। M4 M1 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। विस्तृत मुद्रा। M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। संकुचित मुद्रा। M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। रेड्डी कमेटी ने चार प्रकार की मुद्राएं बताई हैं, M0, M1, M2, M3। M0 चलन में मुद्रा प्लस RBI के पास अन्य जमाएं। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए इस तारापुर समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के अनुसार जब रुपया पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय हो जाएगा तब कोई भारतीय निवेशक विदेशी बाजार या स्टॉक मार्केट में विदेशी मुद्रा में बिना RBI के अनुमति से पैसा लगा सकेगा। इसी तरह विदेशी निवेशक भी बिना किसी पूर्व अनुमति के अपना पैसा निवेश कर सकेंगे और जब चाहे तब उसे निकाल सकेंगे। ऋण और उसकी अवधि। 15 माह के लिए अल्पकालीन ऋण तथा 15 से 3 साल के लिए मध्यकालीन ऋण होता है और 3 साल से आगे लगभग 20 साल तक दीर्घकालीन ऋण होता है। वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार 280 में वित्त आयोग का उपबंध किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कराना। राज्यों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना। योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करना। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 12वां वित्त आयोग 2005 से 10 तक रहा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015 तक है।
13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, राज्य सरकार के कर, केंद्र सरकार के कर। राज्य सरकार के कर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मद संख्या 45 से 61 तक राज्य सरकार के करों का उल्लेख किया गया है, जैसे भूमि कर, माल के क्रय विक्रय पर कर, कृषि पर आयकर लगा सकती है, आबकारी कर, विद्युत उपयोग तथा विक्रय पर कर, विज्ञापन पर कर, मनोरंजन कर। केंद्र सरकार के कर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मद संख्या 62 से 92 तक केंद्र सरकार के करों का उल्लेख है, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर, रेल यात्री तथा माल भाड़े पर कर, निगम कर। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का भुगतान नहीं व्यक्ति करता है। प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर ये आरोपित किए जाते हैं, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, उपहार शुल्क। अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूत लेन देन कर। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निक्री कर, सेवा कर। संपदा शुल्क भारत में संपदा शुल्क सबसे पहले 1953 में लगाया गया था तथा इसे 1 अप्रैल 1985 को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति कर संपत्ति पर कर पहली बार केल्डर की सिफारिश पर 1957 में लगाया गया था। उपहार कर पहली बार 1968 में लगाया गया था तथा इसे 30 सितंबर 1998 को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है। विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक।